सो हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने रीशेपिंग इंडिया जो चैप्टर चल रहा था उसमें बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। अब तक लास्ट टॉपिक जो था हमने मुगल शुरू किया था। मुगल टॉपिक में हमने बाबर को पढ़ा था, समझा था, उसकी जो भी सिचुएशंस थी उन सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया था। सो आज हम अकबर के टॉपिक जो उसके नेक्स्ट टॉपिक है अकबर, दैट इज हम इस अकबर के टॉपिक को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या सिचुएशंस बन रही थी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली अकबर की जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ समझो। जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज टॉपिक ऑफ अकबर। ओके, अब देखो यहाँ पे अकबर, बेसिकली अकबर स्टोरी इज पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग because he was both a conqueror and a ruler who gradually developed policies of intolerance, not intolerance, actually it's tolerance, policies of tolerance and political accommodation. So इसके बारे में हम बात करते हैं। So let's decode this chapter step by step. तो देखो अकबर के बारे में समझते हैं। अकबर के बारे में सबसे पहली चीज समझो, बेसिकली अकबर became emperor only 13 year, only 13। जब वो 13 साल का था, अकबर was the son of whom? हुमायूं। अकबर किसका बेटा था? अकबर बेटा था हुमायूं का। he was the son of हुमायूं and grandson of बाबर। ओके, सो फैमिली लाइन कैसी थी अकबर की? सो फैमिली लाइन थी बाबर, बाबर से हुमायूं, ठीक है, एंड हुमायूं से अकबर। सो ये उसकी फैमिली लाइन है। ओके, दिख रहा होगा, स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है समटाइम्स। सो अकबर दिख रहा होगा, AKBAR, AKBAR, अकबर। ओके, सो ये है अकबर की, दिस इज द family line of Akbar. Okay, so when Humayun died accidentally in 1556, 1556 ईस्वी, 1556 में किसकी डेथ हो जाती है? एक्सीडेंटली हुमायूं की डेथ हो जाती है। सो अकबर बिकम एम्परर एट जस्ट द एज ऑफ 13 ईयर ओल्ड। ओके, मात्र 13 साल की उम्र में अकबर क्या करता है? उसको एम्परर बनाया जाता है। सो अकबर की जो रेन थी, अकबर्स रेन लास्टेड फ्रॉम व्हाट टाइम? इट्स टाइम, इट इज अप्रोक्सीमेटली 50 इयर्स। देखो 50 साल, द ऑलमोस्ट दैट ऑलमोस्ट 50 इयर्स, 50 सालों तक अकबर का एक तरह से कहो रेन, उसकी जो उसका जो एम्परर वो साम्राज्य था वो 50 सालों तक रहा था। द टाइम पीरियड विल बी क्या होगा? 1556 जब उसकी डेथ होती है हुमायूं की, और उसके बाद 1605 ये रहा टाइम पीरियड अकबर का। तो अच्छे से इसको ध्यान से याद रखने की जरूरत है, क्योंकि एक दूसरे चीजों को लिंक करने के लिए भी थोड़ी बहुत अगर टाइम पीरियड याद रहे ना तो बड़ा फायदा होता है उससे। सो ये अप्रोक्सीमेटली 50 इयर्स जो है ये आपको टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। सो ये बेसिक जो चीजें थी उसको हमने डिकोड किया है, आगे समझते हैं। सो अकबर का मेन एम क्या था? अभी देखो जब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में कुछ और टॉपिक समझते हैं। सो अकबर्स मेन एम क्या था? अकबर का मेन एम, सो अकबर, व्हेन अकबर बिकम एम्परर, द मुगल एम्पायर वाज नॉट येट कंट्रोलिंग द इंटायर सब कॉन्टिनेंट। उस टाइम पे जो मुगल एम्परर था या मुगल एम्पायर था वो पूरे सब कॉन्टिनेंट को क्या कर रहा था? कंट्रोल नहीं कर रहा था। ओके, सो यहीं से अकबर की जो थॉट्स थी या फिर आपको एक अकबर की जो एक विश थी वो क्या हो गई? अकबर वांटेड टू ब्रिंग द एंटायर सब कॉन्टिनेंट अंडर मुगल कंट्रोल। वो चाहता था कि जो उसके बाप दादाओं के टाइम में नहीं हो पाया वो उसके टाइम पे हो, पूरा एंटायर सब कॉन्टिनेंट उसके छत्र में, एक छत्र राज हो उसका जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। So bring entire subcontinent under one Mughal rule or control. So therefore the entire early part of his reign involved considerable military expansion. तो देखने को मिलेगा कि बहुत विस्तार, बहुत बड़ा मिलिट्री एक्सपेंशन उसके शासन में होना शुरू होगा। ओके, बट अकबर
मेथड जो था वो बाद में, शुरुआत में तो क्या होता है, देखो शुरुआत में उसका जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो मिलिट्री एक्सपेंशन का रहता है, बाद में वो चीजें बदलती है, वो बाद में चीजें बदलती है और वो अपनी जो उसकी जो मेथड थी एक्सपेंशन की, उस मेथड को चेंज करता है। एक्चुअली वो अपने डिसीजन को चेंज नहीं करता है, अपनी गोल या एम था जो उसको चेंज नहीं करता है, वो बस अपने मेथड को चेंज करता है एक्सपेंशन के। तो इसके बारे में हम समझते हैं कि वो क्या चेंज किया, कैसे चीजें हुई, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। सो ही ग्रेजुअली रियलाइज्ड दैट मिलिट्री विक्ट्री इज नॉट इक्वल टू स्टेबल एम्पायर। देखो जरा समझते हैं, पहले एक बार रीड करने की जरूरत है। सो फॉलोइंग में मेनी ऑफ हिज प्रेडिसर्स, एग्जाम्पल, ही शोड नो मर्सी एट द फोर्ट चित्तौड़, चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान, which he besieged for more than 5 months in the face of determined resistance from the Rajput soldiers, and they inflicted heavy losses on the Mughal army, but the fort finally breached, died fighting in the large numbers, while hundreds of women committed jauhar. Okay, समझेंगे सारी चीजें। तो देखो सबसे पहले अभी हमने बात किया कि मिलिट्री एक्सपेंशन का उसने अपने शुरुआत में उसने एक कंसिडरेबल मिलिट्री एक्सपेंशन की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में उसको रियलाइज हुआ कि मिलिट्री विक्ट्री, सिर्फ अकेले मिलिट्री विक्ट्री करके आप किसी भी तरह से स्टेबल एम्पायर को खड़ा नहीं कर सकते हो। तो ये चीजें जब उसे समझ में आई तो उसने अपनी पॉलिसीज चेंज की। क्या सारी चीजें चेंज हुई और कैसे पॉलिसी चेंज करके करते हैं, देखो ही देयरफॉर जब उसे रियलाइज हुआ कि हाँ हम इस तरह से सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, तो उसने अपनी पॉलिसी चेंज की। अब पॉलिसी चेंज करके वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, ही देयरफॉर बिगन यूजिंग मैरिज अलायंस। तो उसने कौन कौन सी चीजें की, पहला उसने किया मैरिज अलायंस। जस्ट सबसे पहले वो तुम्हें मैरिज अलायंस, फर्स्ट, सेकंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, और क्या होगा, पहले तो एक मिलिट्री अलायंस हो गया, पॉलिटिकल कोऑपरेशन हो गया, रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस दिखाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स, डिप्लोमेसी और साथ में मिलिट्री कैंपेन, इस तरह की और भी चीजें उसके टाइम में 4th, 5th एंड 6th पॉइंट में इसको ऐड करना है आपको, ठीक है, देखने को मिलेंगी। सो कॉम्बिनेशन क्या था इसका, द कॉम्बिनेशन हेल्प्ड हिम, these types of combination helped him build a much stronger empire। अभी तक की सबसे मजबूत एम्पायर में से एक एम्पायर मुगल डायनेस्टी की स्थापित करने में, एस्टैब्लिश करने में उसकी इन पॉलिसीज ने मदद की थी। तो ये चीजें आपको समझनी है। ओके, सो एक चीज यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे ना चित्तौड़ की और चित्तौड़गढ़ के बारे में, चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान में क्या सिचुएशन बनी थी। तो देखो अकबर और चित्तौड़गढ़ की सिचुएशन ये, चित्तौड़गढ़ के बारे में हमने यहाँ पे बात किया अभी, ठीक है। सो वन ऑफ द अर्ली, अकबर्स अर्ली कैंपेन जो था वो था वॉस चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ उसका वन ऑफ द अर्ली क्या था, कैंपेन था। तो इस कैंपेन में होता क्या है वहां पे, इस कैंपेन में चित्तौड़गढ़ जो था इस आज के राजस्थान का एक जगह है, एंड वाज इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर था, किसके लिए, राजपूत सोल्जर का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर माना जाता था उसको। सो अकबर की जो आर्मी थी वो क्या करती है, सीज्ड करना शुरू करती है फोर्ट, फॉर व्हाट, 5 महीने से ज्यादा, फॉर मोर देन 5 years, ठीक है, 5 महीने से ज्यादा, देखो बोल रहा है कि मोर देन 5 months इन द फेस ऑफ डिटरमाइंड रेजिस्टेंस फ्रॉम द राजपूत सोल्जर्स। लगातार उसको 5 महीनों से ज्यादा टाइम तक क्या मिला, रेजिस्टेंस मिला।
इसमें सीज की बात की जाती है। एक शब्द यहां आएगा दैट इज कॉल्ड सीज, ओके, दिस वन। सो अकबर एंड द सीज ऑफ चित्तौड़गढ़, इसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे और ये समझेंगे कि अकबर जो था उसका सिचुएशन क्या बन रहा था आगे। सो देखो, अकबर एंड द सीज ऑफ चित्तौड़गढ़ की बात कर रहे हैं। तो अकबर के अर्ली मिलिट्री कैंपेन में ना चित्तौड़गढ़ फोर्ट का कॉन्क्वेस्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब देखो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्यों था, ऐसा क्या हुआ था चित्तौड़गढ़ में जो इस सेक्शन को इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। मार्क करते चलो साथ साथ में, ठीक है, और समझते हैं इसके बारे में। देखो अकबर, अब चित्तौड़गढ़ की जो चित्तौड़गढ़ है वो कहाँ पे है, तो अभी बात किया चित्तौड़गढ़ जो है राजस्थान का एक जगह है, ठीक है, प्रेजेंट डे राजस्थान में पाया जाता है, मतलब प्रेजेंट डे राजस्थान का एक जगह है। सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, यहाँ पे क्या होता है, अकबर की जो आर्मी थी वो जो फोर्ट था ना उसका चित्तौड़गढ़ का, उसके चारों तरफ सराउंडेड हो चुकी थी। और ऐसे सिचुएशन में, इसी सिचुएशन को हम कहते हैं सीज। एक शब्द है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड सीज। सीज करना, एक तरह से घेराबंदी कर देना कह सकते हो। घेराबंदी तो नहीं करेंगे, कॉर्डन कहते हैं उसको, लेकिन हम सीज का मतलब क्या समझते हैं, सीज का मतलब वही होता है सराउंड करना, किसी चीज को चारों तरफ से घेर लेना। तो यही चीज है, सराउंडिंग अ फोर्ट और अ सिटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड टू फोर्स द डिफेंडर्स टू सरेंडर, जबरदस्ती उसको घेरा बना के, दबाव बना करके सरेंडर कराना इज नोन एज सीज, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीजें बताई जा रही हैं, किसको सीज किया गया था, ठीक है। अब सीज जो था ये लगभग 5 मंथ्स तक चला। ये सीज जो था वो 5 मंथ्स तक चला था। एक तरह से ना ये टैक्टिकल वॉर भी होता है जिसमें ना टेस्ट किया जाता है। आप दुश्मन के सामने हो, दुश्मन आपके सामने है, तो आप उसका पेशेंस टेस्ट कर रहे हो। इट्स अ काइंड ऑफ टैक्टिक्स, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस चलती हैं। खलजी के टाइम में भी आपने देखा होगा, उसके भी खलजी के बारे में पढ़ोगे ना, उसमें भी आप ये देखोगे बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपको पेशेंसली वेट करना पड़ता है सही टाइम आने का, ताकि आप वार कर सको। तो ये सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। खैर आगे देखेंगे। सो राजपूत का जो रेजिस्टेंस था उसमें क्या होता है, देखो राजपूत सोल्जर जो थे वो इनसाइड चित्तौड़ ऑफर करते हैं क्या, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या कॉज होता है, हैवी लॉसेस होते हैं मुगल को। मतलब जब मुगल की जो सोल्जर्स थी, जब वो आगे को एडवांस करती है, तो उस टाइम पे राजपूत के रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं। और राजपूत का रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग था कि जो मुगल आर्मी थी उसको बहुत हैवी लॉस का सामना करना पड़ता है, बहुत उसको क्षति पहुंचती है उससे। सो बट इवेंचुअली क्या होता है, अंत में क्या होता है, मुगल आर्मी ब्रीच करती है फोर्ट को, और आगे राजपूत जो डिफेंडर्स थे वो लड़ते हैं और बहादुरी के साथ शहीद होते हैं, मारे जाते हैं कह सकते हैं, ठीक है। और अकबर फाइनली उसकी आर्मी चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट था उसको ब्रीच करती है और ब्रीच करके उसको कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। सो ब्रीच का मतलब पता है आपको, कोई भी शब्द का अगर मतलब नहीं समझ आता है, आप उसको वीडियो को पॉज करके पहले उसको वहां पे देख लो, समझ लो, ठीक है। ब्रीच करने का मतलब क्या होता है, ब्रीच का मतलब होता है टू ब्रेक थ्रू अ वॉल और डिफेंसिव बैरियर। जब आप किसी डिफेंसिव बैरियर को तोड़ के आपको अंदर जाते हो, दैट इज कॉल्ड ब्रीच, ओके, ब्रीच करना। सो द फोर्ट वाज ब्रीच्ड एंड द मुगल फोर्स मैनेज्ड टू ब्रेक थ्रू इट्स डिफेंस, ओके। तो ये उसके डिफेंसेस को पूरी तरह से ब्रीच करके अंदर को चली जाती है। तो उस टाइम पे एक चीज आपने देखा होगा, एक और शब्द है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड जौहर। ये जौहर क्या है, देखो जब जौहर की बात करते हैं, जौहर के बारे में कुछ बताया भी हुआ है। सो व्हाट इज जौहर, बेसिकली दिस इज एन इंपॉर्टेंट बट बहुत ही सेंसिटिव हिस्टोरिकल प्रैक्टिस माना जाता है, जो यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेगी। होता क्या था, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, जौहर वाज प्रैक्टिस्ड इन विच women of a defeated community, particularly in the some Rajput context, enter a mass fire to avoid capture। बंदी होने से बेहतर जल के मर जाना, ये
होता है जौहर। ये उनकी स्पिरिट थी, आप कह सकते हो। एक पॉइंट ऑफ व्यू उनके जो थे बहादुर, और एक ब्रीव पॉइंट ऑफ व्यू जो थे, है ना, इस तरह से आप समझते थे। मतलब कि दुश्मन को टच नहीं करने देंगे चाहे जान चली जाए। ये राजपूती विचार होते हैं, एक बहुत ही अडिग रहने वाले विचार होते हैं, आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। सो फाइनल रेजिस्टेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो ये वाली जो पैराग्राफ है इसको आप एक बार तरीके से समझ लेना, ठीक है। कई बार छोटे मोटे क्वेश्चंस इससे देखने को मिल जाते हैं। सो फाइनल रेजिस्टेंस, व्हाट इज एक्चुअली द फाइनल रेजिस्टेंस? देखो इसमें क्या है, मेडिवल वॉरफेयर में जब कोई फोर्ट डिफीट होने वाला होता था तो जो कैप्चर वुमेन थी, कैप्चर्ड वुमेन जो होती थी, वुमेन को इंस्लेवमेंट और अब्यूज का फियर होता था। मतलब उनको जो पता था कि अब फोर्ट ब्रीच हो गया है, दुश्मन आएगा और हमें बंदी बनाएगा, इंस्लेव्ड करेगा, ठीक है। और इंस्लेव्ड इतना सिंपल नहीं था कि बस वो बंदी बनाने जैसी बात नहीं होती थी, बहुत ही हीनियस तरीके से उनको मिसयूज किया जाता था, इनएप्रोप्रिएट तरीके से बहुत ही ज्यादा उनका अब्यूज किया जाता था, है ना। सो इन चीजों की वजह से वो क्या करती थी, वो जौहर एक्चुअली प्रैक्टिस करती थी, ठीक है। सो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सम राजपूत वुमेन देयरफॉर चूज जौहर। सो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल अकाउंट, चित्तौड़ के फॉल के टाइम पे जो हमारे पास बुक है, इस बुक में भी आप जब देखोगे तो अकॉर्डिंग टू हंड्रेड्स ऑफ राजपूत वुमेन इंक्लूडिंग क्वींस एंड जो नोबल वुमेन थी, वो आपको जौहर करते यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से जौहर करके, और वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती थी एक तरह से, स्लेव होने से अच्छा था सेक्रीफाइस कर देना, ठीक है। ये उनके पॉइंट ऑफ व्यूज हुआ करते थे। सो जौहर को समझने के लिए, समझते वक्त हमें इस मेडिवल वॉरफेयर के कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए कि वो किस तरह सिचुएशन थी। सो इट इन्वॉल्व एक्सट्रीम वायलेंस एंड द ट्रेजिक सर्कमस्टांसेस व्हिच इज फेस्ड बाय द पीपल ड्यूरिंग दिस वॉरफेयर। तो ये समझो आप, वो किस सिचुएशंस में होती थी, कोई किस सिचुएशन में होगा कि वो मरना पसंद करेगा, वो भी जल के। तो आप ये सारी चीजें समझ सकते हो, ठीक है। तो ये था जौहर का। ओके, सो आगे बढ़ेंगे। यहां देखो, 30,000 civilian and the surviving women and children were enslaved. अकबर was 25. अकबर उस टाइम पे कितना था, उसकी एज जो थी वो 25 साल का एज था अकबर का उस टाइम पे। एंड वी हैव, उसने क्या बोला था, देखो एक अकबर का यहाँ पे खुद का एक मैसेज है, सेंट अ मैसेज ऑफ विक्ट्री विच रीड, we have succeeded in the occupying a number of fort and towns belonging to the infidels. infidels क्या होते हैं, हमने पहले भी इसके बारे में बात किया है। देखो इस पैराग्राफ को जरा समझो, होता क्या है, अकबर बोलता है, अकबर का जो चित्तौड़गढ़ का मसैकर था ना, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो आफ्टर कैप्चरिंग द फोर्ट, अभी आपके टेक्स्ट बुक में जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, देखो अकबर ऑर्डर करता है मसैकर करने का अबाउट 30,000 सिविलियंस। तो वहां पे उसने 30,000 सिविलियंस का मसैकर करवा दिया, ठीक है। और द सर्वाइविंग वुमेन एंड चिल्ड्रन वर इंस्लेव्ड, जो बाकी बच्चे और महिलाएं बची उनको इंस्लेव्ड कर दिया गया। एंड दिस इज वन रीजन व्हाई द टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब अकबर्स अर्ली reign as containing you can say an element of brutality। तो शुरुआत में ये बुक जो है ना, अकबर की शुरुआती जो रेन थी, जो काम था, कार्य था, काल था, उसको कंसिडर करते हैं एरा ऑफ ब्रुटैलिटी के तौर पे, जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। अगर ये बातें सही है तो वो बिल्कुल सही बात है। सो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग आपको क्या समझने को मिलेगी, तो आपको ये समझने को मिलेगा कि अकबर इज ऑफन रिमेंबर्ड फॉर हिज लेटर पॉलिसीज ऑफ टॉलरेंस। अकबर को अक्सर इस बात के लिए जाना जाता है, उसके पॉलिसीज ऑफ टॉलरेंस के लिए जाना जाता है। लेकिन ये भी बात उतनी ही सच है कि अकबर्स अर्ली मिलिट्री एक्सपेंशन वाज आल्सो अ काइंड ऑफ एक्सट्रीमली वायलेंट। उसका जो शुरुआती टाइम था वो बहुत एक्सट्रीमली वायलेंट था, ये बात भी उतनी ही समझनी जरूरी है। सो वी शुड नॉट understand
historical personalities as completely one dimensional. वन डायमेंशन में हमको किसी भी चीज को नहीं समझना है, ये बात भी आपको समझ